हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रीथिंग की मैकेनिज्म को समझने से पहले लंग्स की पोजीशन को समझना जरूरी है। लंग्स प्रेजेंट होता है थोरेसिक चैम्बर में। अभी थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? ये जो आपको आगे का पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, और ये पीछे, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। और ये साइड से, इसको हम बोलते हैं रिब्स। ठीक है, और नीचे से एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, तो उसमें ये लंग्स जो होते हैं वो कवर होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से, फ्रॉम डोर्सल साइड से, डोर्सली स्टर्नम फ्रॉम वेंट्रल साइड से, बाय द रिब्स लेटरल साइड से, एंड बाय द डायफ्राम फ्रॉम लोअर साइड। इन सबको मिलाकर बनता है थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, सीआरटी बुक क्या कहती है? सेम यही जो हमने भी डिस्कस किया है, कि जो थोरेसिक चैम्बर है डोर्सली कवर होता है वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरली कवर होता है रिब से, एंड वेंट्रली बाय स्टर्नम, एंड लोअर साइड बाय डोम शेप डायफ्राम। ओके, अब आते हैं मैकेनिज्म ब्रीथिंग पर। ब्रीथिंग प्रोसेस में सिंपल दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन। इनहेलेशन, इसमें क्या होगी, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो एंटर करेगी। और दूसरा एक्सहेलेशन, इसमें जो एल्वुलर एयर होगी वो रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब ये एयर का जो मूवमेंट है वो कैसे मतलब होगा, कैसे ऑपरेट होगा? तो हमने पढ़ा है कि हमेशा एयर जो मूव होती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब नॉर्मल ब्रीथिंग में कौन कौन सी मसल्स हैं जो इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे डायफ्राम, देन मसल आती है दूसरी इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल भी दो टाइप की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, अब ये इंटरकोस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जैसे कि रिब्स है, तो ये दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है इंटरकोस्टल मसल। अब ये दो टाइप की, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हम इसको अलग अलग तरह से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसको बना दिया पहले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये अंदर की साइड से है इंटरकोस्टल मसल। इसी के ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक के ऊपर एक होती है, जो बाहर वाली है उसको एक्सटर्नल, और इंटरनल इनर वाली को इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, अब जो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होती है, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल जो होती है, एब्डोमिनल मसल, ये दोनों मसल्स यूज होती हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग में। फोर्सफुल ब्रीथिंग में। ठीक है, अब हमने यहाँ केवल नॉर्मल ब्रीथिंग डिस्कस किया, तो हम केवल डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन अभी हमने डिस्कस किया, जो एयर है मूव करेगी फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब प्रेशर तो एटमॉस्फेयर का सेम है, जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है तो हमें अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, जिससे कि अंदर एयर आ सके। और अंदर का प्रेशर कैसे कम होगा? इसका थोरेसिक चैम्बर का हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा? जो डायफ्राम था नीचे की तरफ से, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक है, जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि पहले डोम शेप में था, अब ये फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे। उसको कॉन्ट्रैक्ट कराने से क्या होगा? जो रिब्स और स्टर्नम है बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ उठेगी, जिससे कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्योंकि हमने पहले ये ऐसे था, तो ये ऐसे हो गया, तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ गया, और ये जो रिब्स और स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ जब मूवमेंट करेंगे तो यहाँ का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ओवरऑल जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर से एयर एंटर कर जाएगी लंग्स में। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक्सिस को और समझ लेते हैं। जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस पे, और जो रिब्स और स्टर्नम है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है डोर्सो वेंट्रली।
अब आते हैं एक्सेलेशन पे। एक्सेलेशन में भी सेम यही प्रोसेस होगा, क्योंकि जब हमें एयर को मूव कराना है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अब हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया हुआ था, जिससे प्रेशर कम हो गया। अब हमें प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को कम कर देंगे। और जब वॉल्यूम को कम कर देंगे कैसे, कि जो हमने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया था, वापस से इसको रिलैक्स करा देंगे। डायफ्राम को हम रिलैक्स करा देंगे। रिलैक्स कराने से क्या होगा, ये फिर से डोम शेप में चेंज हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम कम होगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कराया था, उसको भी हम रिलैक्स करा देंगे। तो रिलैक्स कराने से क्या होगा, जो रिब्स और स्टर्नम जो ऊपर की तरफ उठी हुई थी, वो अपने वापस से पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब सारी मसल्स अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा और एल्वुलर एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी लंग से। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। ठीक है, ये हम चार्ट के थ्रू एक समझाएंगे। जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग की बात करें, तो इसमें हमने नॉर्मल इनहेलेशन किया है, नॉर्मल एक्सहेलेशन किया है, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल इनहेलेशन भी करते हैं, नॉर्मल एक्सहेलेशन भी करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 500 ml। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। नॉर्मल हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, तो उसमें केवल इतनी ही ml ऑफ एयर एक्सचेंज होता है। ठीक है, अगर हम इसको ब्रीथिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये चेंज हो जाएगी 6000 टू 8000 ml पर मिनट। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के। अब इसके बाद क्या है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के एयर को इनहेल करें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर लगाया, तो इसको हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितना होता है, 2500 टू 3000 ml। ओके, ठीक है। वो जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, ये हमने ये छोटा क्यों बनाया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब फोर्सफुल एयर को बाहर निकालते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एयर बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसका अमाउंट है 1000 टू 1100 ml। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, लंग्स में कितनी भी फोर्सफुल हम एयर बाहर निकाल लें, फिर भी लंग्स में थोड़ी सी एयर रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और ये कितनी होती है, 1100 टू 1200 ml। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटीज की। इसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। कैपेसिटीज में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज की। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज में क्या होती है, कि जो एक तो हमने एयर को इनहेल किया और हमने फोर्सफुल एयर को इनहेल किया, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी। हमारी बॉडी की टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल एंड फोर्सफुल इनहेलेशन। ठीक है, सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, कि हमने नॉर्मल एक्सहेल किया है, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, कि हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया था, उसके बाद लंग्स में कितनी एयर है जो बची है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये कितनी हो जाएगी, ERV, RV प्लस ERV। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइटल कैपेसिटी की, कि फोर्सफुल ब्रीथिंग के बाद, फोर्सफुल ब्रीथिंग मतलब वाइटल कैपेसिटी, हम कितनी ज़्यादा फोर्सफुली हम और अपने अंदर एयर ले सकते हैं, ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा वाइटल कैपेसिटी में। वाइटल कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग प्लस फोर्सफुल हमने इंस्पिरेशन किया और फोर्सफुल हमने एक्सपिरेशन किया, यानी कि हम बात करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग और फोर्सफुल ब्रीथिंग की। इन दोनों को मिला के बनेगा वाइटल कैपेसिटी। अब हम बात करेंगे टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, कि हमने फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर लिया है, मतलब इतना वॉल्यूम, ये फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमारे अंदर है ही, प्रेजेंट रहेगा ऑल टाइम। और उसके बाद हमने बहुत सारी एयर भी हमने अपने अंदर ले ली। जब हमने एयर को हमने ले ली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो लंग्स की कैपेसिटी क्या होगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, या हम इसको अलग अलग टर्म्स में बोल सकते हैं, कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।